नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के प्रथम चरण की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि संसद के बजट सत्र 2026 का पहला चरण 13 फरवरी 2026 को संपन्न हो गया। बजट सत्र के इस प्रथम चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा पूरी की गई। 28 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के इस चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और अब 9 मार्च 2026 से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। बजट सत्र का दूसरा चरण 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। पहले चरण के दौरान विपक्ष के व्यवधान के कारण लोकसभा का कामकाज प्रभावित हुआ, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता अच्छी रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बिना चर्चा के लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और इससे जुड़े तमाम बिल जो हैं वो भी बजट सत्र में सदन में रखे गए, उन पे भी चर्चा हुई, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी से। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बजट को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने संसद में क्या कहा। Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. जाहिर सी बात है, रिफॉर्म एक्सप्रेस दरअसल सरकार ने सुधारों के जरिए कैसे भारत आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत का लक्ष्य भारत अपना हासिल करे, उसके लिए सुधारों की तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो सरकार है, वो रिफॉर्म्स पे खासा जोर दे रही है और उसकी झलक इस बजट में भी देखने को मिली। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में
हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट अपना पेश किया है इस बार 1 फरवरी 2026 को, उसके कई मायने हैं। आत्मनिर्भर भारत का भी संदेश है, विकसित भारत का भी लक्ष्य है। उन पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना चर्चा के लोकसभा से पारित हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि जो संसद का बजट सत्र है उसके प्रथम चरण में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो संसदीय गरिमा की दृष्टि से जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, इसके लिए बार बार अपील की विपक्षी सदस्यों से, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के चलते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? डॉक्टर राजेश जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, क्योंकि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था उसका एक अपना संदेश था, देश उस पर चर्चा सुनना चाहता था, लेकिन लोकसभा में चर्चा नहीं हो पाई। इसको आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये बड़े निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है राष्ट्र के लिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम लोग पूरी तैयारी किए। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार हम लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, लेकिन निरंतर यहाँ तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में भी हमारे विपक्ष के लोगों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और राष्ट्रपति का अभिभाषण पर वक्तव्य देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, लेकिन इतना कुटिल चाल चली गई कि वो जहां उनकी सीट थी वहां तक वो पहुंचने तक न पाए। हमारे विपक्ष की महिला सदस्य वहां तक बैनर लेकर के चली गई, अब उनका रास्ता रोक दिया। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोकने के बाद एक विषम स्थिति थी। उस समय पर अगर आते तो कोई न कोई ऐसी घटना होती जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होती, और विपक्ष के हमारे लोग यही चाह रहे थे कि लोकतंत्र को तार तार करने के लिए वो लगे हुए थे। जैसे सदन शुरू होता है प्रश्नकाल प्रारंभ होता है जी, लोकसभा में अथवा राज्यसभा में सब काम बटे हुए हैं। 11 से 12 तक प्रश्नकाल है और 12 के बाद अन्य जो है बिजनेस होते हैं। प्रश्नकाल प्रारंभ होने पर भी वो खड़े होकर के हल्ला करने लगते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि विपक्ष के पास कोई मैटर है नहीं। अगर चर्चा होती तो बातचीत होती और बहुत सारे ऐसी बातें आती कि आज तक इस देश की विकास क्यों रुका था। आज हम जब देश स्वतंत्र हुआ तो हम कहाँ पर थे? हम 6th इकोनॉमी में थे, लेकिन हम फिर 11वीं तक पहुँचे। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस चली है वो तीसरी इकोनॉमी के लिए ही एक्सप्रेस वहाँ तक चली है जी। तो निश्चित तौर से ये जो इस बार की घटना हुई कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बिना बहस के पारित करना पड़ा, ये लोकतंत्र के लिए एक ठीक नहीं। एक बड़ा मुद्दा है ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, पक्ष और विपक्ष इस पे अपनी अपनी बात रखते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जी ने बार बार इस बात को कहा कि विपक्ष के नेता अपनी बात रखें, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही खुद को केंद्रित रखें। अब मैं सुजीत जी आपसे समझना चाहता हूं, लोकसभा के अगर हम देखें राज्यसभा में चर्चा भी हुई और वही चर्चा हुई जो विपक्ष चाहता था। प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से अपनी बात रखी राज्यसभा में। ये अंतर क्यों कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का व्यवधान लोकसभा में पैदा किया
और राज्यसभा में कार्रवाई चली। इसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्या वजह थी? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो विपक्ष का, खासकर कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में जो रवैया रहा है, ये राष्ट्रपति जी का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और देश के 140 करोड़ जो अपनी जनता है इनकी अपमान है। और यहाँ चर्चा में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी की जो 60 साल की जो देश के खिलाफ इनका जो कार्य रहा है और देश की जनता के खिलाफ इनका कार्य रहा है, ये सब खुल के आता। प्रधानमंत्री जी को इसलिए उन्होंने घेरने की कोशिश की और इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनके सीट के चारों तरफ घेर ली थी महिला सांसदों ने और कुछ भी हो सकता था, जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया। तो लोकसभा नहीं चलाने का इनका पूरा इरादा था ताकि इनके पोल ना खुले। और देखिए, जब राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जब दोनों सदनों को संबोधित करती हैं, दोनों सदनों के माध्यम से पूरे देश को संबोधित करती है और सरकार का जो लेखा जोखा और आगे चल के सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार की जो विचारधारा है कि उन जो मकसद है, इसको देश के सामने रखती है। तो आप विपक्ष, आप चर्चा कीजिए, आपको अगर आलोचना करना है सरकार का, आलोचना कीजिए, खूब आलोचना कीजिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। आपके पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आपको समय भी मिलता था, लेकिन नहीं, हम लोग रूल नहीं मानेंगे। और ये क्या था, बहाना क्या था, उन्होंने एक अनपब्लिश्ड बुक, देखिए मैं गलवान में जो हुआ या उससे पहले डोकलाम में हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, ना सरकार से पीछे भाग रही थी। लेकिन आप एक अनपब्लिश्ड बुक है जिसके ऑथर वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैंने इसका पब्लिकेशन का परमिशन दिया, पब्लिशर हैज़ टू कम आउट ये बोलते हुए कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी आप जीत करोगे कि नहीं, इसी वहाँ पे जो लिखा है उसी को आप पढ़ोगे। सेंसिटिव मैटर्स हैं, स्ट्रेटेजिक मैटर हैं। 1962 वार के बाद ब्रिगेडियर डलवी ने एक किताब पब्लिश की थी, द हिमालयन ब्लंडर्स। मैं कांग्रेस के सारे मित्रों को मैं कहूँगा वो किताब पढ़े। अगर थोड़ा भी उनमें शर्म होगा तो आंसू आ जाएंगे, खून खौल उठेगा। जिस तरह से गलतियां की हैं, जिसका भुगतान आज तक देश को करना पड़ रहा है, ये बातें करेंगे चाइना की बातें, और ये बहाना बना के ना बोलने देने का इनका इरादा था। लेकिन इनकी पोल खुल रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि राज्यसभा में ये क्यों नहीं हुआ, देखिए राज्यसभा में भी ये करने के फिक्र ये इसमें थे, ये इनका इरादा था राज्यसभा को भी डिस्टर्ब करने का। लेकिन जब इन्होंने लोकसभा में ये हंगामा किया और पूरी देश की जनता इन पर थू करने लगी, तब इनको थोड़ा सा सबक मिला, अक्ल आया थोड़ा सा, और ये राज्यसभा में इसलिए नहीं किए क्योंकि इनकी जो इकोसिस्टम को लगा कि नहीं, अब देश की जनता सब देख रही है, सब जान रही है, तो इसलिए ये राज्यसभा में नहीं कर पाए। और प्रधानमंत्री जी का जो आपने भाषण सुना है, पूरे देश ने सुना, उन्होंने अपने सरकार की और देश की जो बातें कही है वो सब है, और ये तो नई बात नहीं है कोई। आशुतोष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप लंबे समय से संसद कवर कर रहे हैं और आपने देखा होगा, हम सभी ने देखा इस बात को कि जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होती है, पहले से उस पर चर्चा होती है, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हैं, सभी दलों के नेता अपनी बात रखते हैं, एक परंपरा, गर्मामय परंपरा सदन की रही है। लेकिन इस बार यह परंपरा टूटी लोकसभा में। इसके पीछे क्या राहुल गांधी जी के बोलने की जिद जिम्मेदार है, विपक्ष का व्यवहार जिम्मेदार है, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, देखिए आपने खुद ही इसका जवाब दिया। जिद जो है ये तो एक सबसे बड़ा कारण है, पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी में ये देखा गया। सामान्यतः लगातार ये हर सेशन में देखा जाता है कि किसी जिद पर अड़ते हैं तो वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो इसके पहले आपने सुजीत जी ने काफी जवाब दिया, थोड़ा सा एक हिस्सा मैं उसमें केवल जोड़ दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इनकी तैयारी तो ये पूरी थी कि राज्यसभा में भी ऐसा ही कुछ हो, पूरी तैयारी थी। लेकिन आपने देखा होगा मनोज जी कि राज्यसभा में कांग्रेस बिल्कुल अलग तरफ पड़ गई। चाहे जिस तरीके से लोकसभा में अखिलेश यादव का या तृणमूल का सपोर्ट थोड़ा मिल रहा था इनको, और बार बार खड़े होके वो लीडर्स को बोल रहे थे कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दीजिए, बोलना चाह रहे हैं, तो राज्यसभा में बिल्कुल अलग थलग कांग्रेस दिखी। कोई भी कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं थे वहां पर। और इसीलिए देखिए, उस दिन सुबह पूरी बैठक हुई थी खड़गे जी के कमरे में कि अपोजिशन के किस तरीके से एकजुटता दिखानी है, तैयारी करनी है, उसी तरीके से वहां वो फेल हो गए। बात फिर से वहीं घूमकर आती है कि अब देखिए राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो जानते हैं इस चीज को कि अनपब्लिश्ड बुक जो है
वो आप नहीं पढ़ सकते हैं। और ये तो एक ऐसा मामला था जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी आता है। आखिर उसका पब्लिकेशन अगर रुका हुआ है तो क्यों रुका है? जी, ये ऑफिशियल प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष के बीच क्या चर्चा हो रही है, पर्टिकुलरली ऐसी स्थिति में, ये कभी क्या देश के सामने बताई जाती है क्या? बहुत दिनों के बाद अगर कुछ हो जाए, 40-50 साल हो जाती है, तब कुछ चीजें हिस्ट्री का एक हिस्सा बनते हुए बाहर भी आती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होती है ये। अब आप देखिए पूरे उस समय के आप लोकसभा के फुटेज को भी देखेंगे तो ये क्लियर होगा। देखिए कि जब जब वो खड़े हुए, बार बार उनको रोका गया कि ये, और वो बोलते थे ठीक है मैं कुछ और बोलूंगा, और फिर से आते थे नेशनल सिक्योरिटी पर। कांग्रेस के ही सदस्यों को मैं देख रहा था कि कांग्रेस के ही कई सदस्य हंस रहे होते थे वहां। बेसिकली ये जिद जिम्मेदार है जो आपने बात कही ना। राहुल गांधी ठीक है, क्या परिश्रम वो कर रहे हैं कांग्रेस को 44 से और 52 से उठा करके 99 तक ला रहे हैं, उसमें उनकी क्या भूमिका है, ये दूसरा पार्ट है। लेकिन वो जिद्दी हैं और ये कांग्रेस के कई लीडर्स खुद बोल चुके हैं। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने भी जब एक बार जो संघ को लेकर के बयान दिया था, उसके ठीक एक दिन पहले जब ट्वीट। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो संसद की गर्मा की बात कर रहा हूं। और लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे जो कुछ कांग्रेस के सांसद सदस्यों ने किया, जाहिर तौर पर वो संसदीय गर्मा के लिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर, क्योंकि देश का बजट है और बजट का क्या संदेश है। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, निर्मला जी ने एक बजट पेश किया, नवा बजट था उनका इस बार, और उन्होंने कहा कि ये बजट रिफॉर्म्स का बजट है, आत्मनिर्भर का बजट है, गांव गरीब किसान का बजट है। आपका क्या कहना है बजट को लेकर? ये बजट निश्चित तौर से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म तक का बजट है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, ये भी एक ऐतिहासिक चीज़ है। और ये भारत को 2047 तक विकसित बनाने का बजट है, इसमें कोई दुराई नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखा है इस बजट में, एक प्रावधान ऐसा है कि किस तरीके से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम आगे आने वाले वर्षों में भारत के 10% युवाओं की सर्विस सेक्टर में, हम यहाँ तक कि विदेशों में भी इनकी हम ले सकें उपयोगिता। आज मैन पावर की दृष्टि से भारत की जो सामर्थ्य है, भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा एसेट है। ये 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे लिए समस्या नहीं है, हमारी एसेट है। उस एसेट का हम अपने देश में और विदेश में किस तरीके से हम हमारे जैसे अयम निजा परोवेति गणना लक्ष्येत साम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक मानते हैं ऐसा परिवार। तो ये बजट भारत को विश्वगुरु बनाने का बजट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में इतने अमूलभूत परिवर्तन हुए हैं। अक्सर आप देखते रहे होंगे, हमारे वृद्ध जन जब घर में लड़के रिटायर हो करके लड़के सर्विस में बाहर चले गए, विदेश चले गए, माँ बाप अकेले पढ़ते थे, उनको केयर गिवर की जरूरत पड़ती थी। तो इसमें उसका तक कितना बारीक चीज़, आप एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ किस तरीके से किया गया है, ऐसे हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए कैसी उपयोगिता होगी। इसके बाद हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी पैरामीटर हैं, बायोफार्मा की दृष्टि से हमारे देश में आप जानते हैं कि कितने सारे ऐसे तत्व हैं जिनसे हम रिसर्च करके दवाइयाँ बना सकते हैं, और उन दवाइयों को शुद्धिकरण करके हम अपने देश का उपयोग करके हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज भी भारत जो है, मैं समझता हूँ कि दवाइयों के मामले में विश्व में इसकी एक पहचान है। जहाँ तक हम मेडिसिन हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा बाहर जाती है, ख़ासतौर पर जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उनकी बहुत सारी डिमांड है। तो इस तरीके से किसी भी क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में देखिए, हमको आगे चल करके एआई के लिए प्रोफेशनल चाहिए। आज हमारे पास आज आने वाला युग एआई का है, और उसमें युवाओं को हम आज प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो आगे चल करके जब हमको ज़रूरत होगी 5 साल बाद ज़रूरत, तो हम किसका उपयोग करेंगे? एआई के लिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में भी वो लैब दिया है कि ताकि हम जो है अपने छात्रों को, मतलब कृषि के क्षेत्र में महिलाओं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ महिलाओं के क्षेत्र में हर जिले में एक हॉस्टल बनाना है जिसमें स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन पढ़ने वाली छात्र हमारी जो मात्राएं हैं उसमें रह सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ये तो बजट जो है वास्तव में चतुर्मुखी विकास है बजट है, और इसका आज नहीं
इसका महत्व आगे आने वाले वर्षों में समझ में आएगा। अभी तक जो बजट बनते थे उस साल के लिए बनते थे। इस वर्ष का जो हमारा बजट है ये विकसित भारत के लिए बजट चल है और रिफॉर्म एक्सप्रेस से सवार होकर के आगे चल पड़ा है। जी सुजीत जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इस बजट के बारे में, क्योंकि 3 कर्तव्यों की बात जी निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट को लेकर कही है कि सरकार ने 3 कर्तव्य को ध्यान में रखकर इस बार का बजट तैयार किया है, क्योंकि लक्ष्य विकसित भारत है। ये 3 कर्तव्य आप कैसे देखते हैं बजट के संदर्भ में? मनोज जी, देखिए ये 21वीं सदी की सेकंड क्वार्टर का पहला बजट है जी। वैसे तो बजट एक आर्थिक एनुअल दस्तावेज होता है, लेकिन मैं मानता हूँ ये अगले 25 साल का रोड मैप है। ये बजट को मैं अगले 25 साल के लिए देखता हूँ। ये बजट में मैं खासकर 3-4 चीज़ों को कहूँगा जो 3 कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य राजनीति है। हमारी जो सरकार है ये कर्तव्य राजनीति पे विश्वास करती है, कागजी राजनीति या दफ्तरी राजनीति पे विश्वास नहीं करती है। तो ये 4 चीज़ें क्या, देखिए, एक है सुरक्षित भारत। हमारा जो डिफेंस मंत्रालय का जो बजट था अभी 7,83,000 करोड़ है इस बजट में, ठीक है। 2013-14 में 2,53,000 करोड़ था, तो 3 गुना से ज़्यादा है। आप देखिए डोकलाम देखिए, गलवान देखिए, बालाकोट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर देखिए, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को हम लोग दे रहे हैं। तो ये बजट से हम लोग संदेश दे रहे हैं अपने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, अपने जो आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड या एयरफोर्स, कि देश उनके साथ है, पैसे की कमी नहीं होगी उनके लिए, ठीक है। दूसरी बात है जो शिक्षित भारत। शिक्षित भारत है तो समृद्ध भारत है। 1,40,000 करोड़ इस बजट में शिक्षा के लिए दिया गया है, ठीक है, जो 8% बढ़ोतरी है पिछले साल से। शिक्षित भारत पे प्रधानमंत्री जी कितना जोर देते हैं ये सबको पता है। तीसरी जो बात है ये है नारी शक्ति का भारत। 5 लाख करोड़ रुपया इस बार जेंडर सेंसिटिव इनिशिएटिव्स के लिए दिया गया अपने बहनों के लिए। और जैसे डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। पूरी देश भर में पहले लड़कियां साइंस नहीं पढ़ती थी क्योंकि हॉस्टल नहीं था, तो दे हैव टू चूज बिटवीन सेफ्टी एंड साइंस। आज दे डोंट हैव टू चूज बिटवीन सेफ्टी एंड साइंस। वो साइंस की पढ़ाई करेंगे, स्टेम एजुकेशन करेंगे, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में, ठीक है। चौथी जो मैं बात करूंगा ये है स्वस्थ भारत जी। उसमें मैं खासकर स्पोर्ट्स का जिक्र करूंगा, जो बहुत कम वित्त मंत्री जी को इसका श्रेय मिलता है। पहले 2013-14 में लगभग 1100 करोड़ रुपया हुआ करता था स्पोर्ट्स पे बजट, जो इस बार 4,500 करोड़ है। हम लोग 2030 में कॉमनवेल्थ होस्ट करेंगे, 2036 में हम लोग ओलंपिक्स का हम लोग टारगेट रखें। हम लोग टॉप्स करके एक स्कीम है, टारगेटिंग ओलंपिक पोडियम स्कीम, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब चीज़, इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। 1,000 करोड़ रुपया खेलो इंडिया के लिए इस बार लागत है। तो कोई भी सरकार स्पोर्ट्स के लिए इतना अहमियत नहीं दी थी जितने ये हर साल जो ये सरकार दे रही है। तो ये सबको मिला के, और मैं उड़ीसा से आता हूँ, तो उड़ीसा को पूर्वोदय विजन प्रधानमंत्री जी का है। अभी जो विकसित भारत का जो ग्रोथ इंजन वो पूर्व भारत से आएगी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो उड़ीसा के लिए बहुत कुछ बजट में है। तो ये बजट देखिए, ये एक मतलब दिस इज ए बजट विद ए पर्पस, दिस इज बजट विद ए फिलोसॉफी, दिस इज सिविलाइजेशनल बजट। ये बस ऐसे नहीं कि आपने 1 साल के लिए एक बजट कर दिया। जी, जाहिर सी बात है, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा के दूसरे जो स्रोत हैं उसको भी प्राथमिकता में इस बजट पे रखा गया है। बजट 2026 का जो मूल मंत्र 3 कर्तव्य हैं, उसमें पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा कर्तव्य है जन आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम प्रथम चरण की बात कर रहे हैं बजट सत्र की, और बजट जो है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संसदीय व्यवस्था में, देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं अगर हम बात प्रथम चरण की करें? देखिए, प्रथम चरण की, अब चूंकि ये बजट सत्र था तो जाहिर तौर पर बजट की सबसे प्रमुख चीज है, और बजट ने उस चीज पर ध्यान दिया जिसकी जरूरत थी। भाई, हम लगातार एफटीए कर रहे हैं और सारे के सारे एफटीए हम विकसित देशों के साथ कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस किस सेक्टर में होनी चाहिए, किस सेक्टर में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुल रहे हैं, जो सनराइज सेक्टर की बात होती है, वहां कैसे हम ग्रो करेंगे। तो ये तो बजट बहुत अच्छा था, तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, जाहिर तौर पर मैं ये कहूंगा। लेकिन ठीक उसके बाद जिस तरीके के गतिरोध हुए, और जिस तरीके से गतिरोध सिर्फ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कटुता दिखी, वो गलत था। मैं मनोज जी सच कहूं तो मुझे बहुत उम्मीद जगी थी जो इसके पहले का जो सेशन हुआ था, शीतकालीन सत्र, और उसमें अपोजिशन ने थोड़ा सा सेंसिबल लगा था कि सेंसिबल हो रहा है अपोजिशन, कि 1-2 दिन ठीक है, वो
शोर शराबा हुआ और उसके बाद फिर चर्चा हुई। उन सारे इश्यूज पे चर्चा हुई जिसपे अपोजिशन चाह रहा था, अपोजिशन ने भी हिस्सा लिया। मुझे लगा कि अब अपोजिशन इस चीज को मानने लगा है कि भाई जनता जो है वो, और पार्टी को भी तभी फायदा होगा जब वो कुछ बोल पाए, शोर शराबे से नहीं। लेकिन वो फिर से जो बैक टू द स्क्वायर वन जो बात होती है, अपोजिशन वहीं गया। और मुझे तो मैं क्या बोलूं, आपने सिर्फ पहले चरण की बात की, लेकिन जिस यहां पर जाके पॉइंट पे जाके ये खत्म हुआ है और जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है अपोजिशन की ओर से, मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा खिंचेगा और दूसरे सत्र में शायद और ज्यादा कटुता दिखेगी, क्योंकि उसके बाद तो फटाफट 5 चुनाव हैं जी। तो ये बजट बहुत अच्छा लगा, सुखद था, सत्र की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई वो बहुत राजनीति पे बहुत भरोसा पैदा नहीं करता है। जाहिर सी बात है आशुतोष जी, आप लंबे समय से संसद की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं। जो संसदीय परंपराएं हैं उसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होती है, सरकार का एक तरह से लेखा जोखा होता है, वो देश की जनता को पता लगता है जब अभिभाषण पे चर्चा होती है। इसी प्रकार जब बजट पे चर्चा होती है तो देश की जनता को पक्ष और विपक्ष के लिहाज से उनके वक्तव्यों के आधार पर बजट का क्या स्वरूप है, क्या दिशा है, ये भी पता लगता है। सदन में चर्चा होती है तो विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होती है, और यही लोकसभा अध्यक्ष जी ने सभी सदस्यों से बार बार कहा कि सदन में मुद्दों पे चर्चा हो। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बिल, एक लोकसभा में जो न्यू लेबर कोड है उसके संदर्भ में एक बिल पेश किया गया और एक राज्यसभा में आया। जो बिल आया उस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये बिल जो है हमारे देश में मजदूरों के लिए एक मील का पत्थर है जी। बहुत सारे असंगठित ऐसे मजदूर थे, गिग वर्कर से लेकर के, जिनको कोई अभी तक हिसाब किताब ही नहीं रखता था। लेकिन इस बिल में मैंने जो देखा है इस बिल को, अब चूंकि मैं लोकसभा में था उस बिल के समय पर, इतने अच्छा इस बिल पे विपक्षियों, हमारे जो कांग्रेस और लोगों ने भी इस बिल पे चर्चा किया जी, सकारात्मक चर्चा रही इसमें। और मैं समझता हूं कि जो चारों तरफ से इतना लेबर को, अभी कोई ये नहीं मानता था कि लेबर कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है ऐसा है, आज हमने उनकी पूरी सिक्योरिटी किया, और सिक्योरिटी यहाँ तक किया है कि उनके हेल्थ की सिक्योरिटी, उनके इंश्योरेंस की सिक्योरिटी, और वहाँ भी वो लोग चाह रहे थे गलत तरीके से बताना कि नहीं इसमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आपका कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। यहाँ तक इनके जिस दिन ये ज्वाइन करेंगे किसी भी ऐसे फर्म में, ऐसे किसी उद्योग में, इनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि लोग काम कराते थे, लिख के देते नहीं थे, कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई तो उसको कुछ मिलता नहीं था जी। अब उनके पास एक प्रमाण हो गया है, और उसका ईपीएफ भी कटेगा, उसका इंश्योरेंस कटेगा, और उसका भुगतान भी ऑनलाइन, उसका पूरा भुगतान उसको मिलेगा। इस तरीके से बिल्कुल जो लेबर की समस्या थी कि उनके हितों को चिकित्सा से लेकर के सब चीज़ों से उनको पूरा। बिल्कुल राकेश जी, जो न्यू लेबर कोड है बहुत महत्वपूर्ण है। एक संक्षिप्त सवाल आपसे भी मेरा है, क्योंकि औद्योगिक संबद्ध संहिता संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित हुआ, इसमें क्या खास है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो एक औपचारिक ये थी, नेसेसिटी थी कि जो 3 हमारे जब नए 4 लेबर कोड आए हैं तो इसमें जो 3 रिपील होने थे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो इसको रिपील करने के लिए एक प्रावधान की थी जो नए कोड में थी। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि एग्जीक्यूटिव के पास ही पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल पार्लियामेंट से पास हुई तो पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होनी चाहिए रिपील करने की, तो ये एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन जैसे अभी राजेश जी ने कहा, देखिए ये भारत पहला देश है जो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दे रही है। ये जो नए लेबर कोड्स आए हैं, यहाँ पे आपका न्यूनतम वेज, मिनिमम फ्लोर वेज ये नहीं था पहले, इक्वल पैरिटी, वेज पैरिटी फॉर वीमेन ये भी था। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे इसमें प्रावधान है। पता नहीं विपक्ष वाले क्यों बस इसमें राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल सुजीत भाई, बिल्कुल ऐसे महत्वपूर्ण बिल बजट सत्र के प्रथम चरण में भी दोनों सदनों में पेश किए गए, उन पे चर्चा विस्तार से होती तो और अच्छा होता, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के चलते कई मुद्दों पे चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन जब 9 मार्च को सदन की कार्रवाई बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जाहिर तौर पर मंत्रालयवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, तब उसमें बहुत से विषय उठकर आएंगे। सुजीत जी, राजेश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।